नाज़रीन व सामईन आदाब। आज हम आपके रूबरू निगार अज़ीम का बेहतरीन अफ़साना आशियाना पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उम्मीद के आप सब ठीक होंगे। तो लीजिए अफ़साना पेश है। अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐश व आराम और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था और फ़रहान अभी 5 बरस का। दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पोकेमान, हीमैन और बेस्लेट के किस्से सुनाते। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और उकताहट सी भरी रहती। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती और ये सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। अपना छोटा सा मकान था। अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे। दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज़ी से चला कि एहसास ही नहीं हुआ कब बूढ़े हो गए। बेटी रुकैया की ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हुए और सिराज की बेंगलोर मुलाजिमत लग गई तो अकेलेपन ने घेर लिया। रुकैया अपने ख़ानदान के साथ खुशो खुर्रम और आबाद थी। शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रे उनकी मसरूफ़ियतें बढ़ीं तो बस बतौर मेहमान आते। और फिर सिराज की शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलोर आबाद हो गया। लेकिन बरकत जैसे ही रिटायर हुए, सिराज और इरफाना ज़िद पकड़कर अपने साथ बेंगलोर ले गए और वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका करके बनाया था, बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजुई में दिन रात एक कर दिए। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए। जब नाश्ते की मेज़ पर बहू सलाइस पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में इतना मक्खन खिलाओगी तो 10 बीमारियां और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। अल्लाह न करे अम्मी जान, बीमार हों आपके दुश्मन। ऐसा न कहिए, इस उम्र में खाएंगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, क्यों अब्बू जान? और अब्बू जान मुस्कुरा पड़ते। खाने पीने और फल फ्रूट से लेकर रोज़मर्रा की तमाम जिम्मेदारियों और ज़रूरतों का वो पूरा ख्याल रखते थे। कुछ वक्त पोतों के साथ बातें करने, उनके खेल सीखने में गुजर जाता। सिराज ऑफिस चला जाता। बहू घर के और बाहर के कामों में मसरूफ़ रहती। नए ज़माने के होते हुए भी वो पुरानी कदरों से जुड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। दोनों में कभी कभी तकरार भी होती, क्योंकि इरफाना घर की न होकर मुलाजमत भी करना चाहती थी, जबकि सिराज उसे गैर ज़रूरी समझता था। उसे अल्लाह ने अच्छी मुलाजमत और हर आराम मुहैया किया था और वह इरफाना को खाह मखाह नौकरी के जोखम में नहीं डालना चाहता था। इब्तिदा में बेंगलोर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। न खाने पकाने की फ़िक्र, न दाल दलिए का हिसाब, न पास पड़ोस और आने जाने वालों का झंझट। लिफ्ट से 7वें मंजिल पर चढ़ते और उतरते। किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, मुर्दा या जिंदा कौन जाने। बहुत कोशिश करती बहू कोई काम करने दे,
लेकिन वो हाथ ही लगाने न देती। दिल चाहता कि बरकत और सिराज की पसंद की डिश मैं भी बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना करती कि मैं खामोश हो जाती। क्या अम्मी जान, सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन हैं। सिराज बताते हैं आप बहुत काम करती थीं, बहुत अच्छे खाने पकाती थीं, लेकिन अब नहीं, अब मैं हूँ ना। और मैं किचन से बाहर निकल आती। सिराज भी इरफाना की ज़ुबान बोलने लगता, अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं? इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए दो दो आया लगी हुई थीं, लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा और जायकादार पकाती। मुझे कई मर्तबा एहसास हुआ कि दो दो मुलाजमाओं को पैसा जाता है। ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूँ। उन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजमा को टोकती कि सब्ज़ी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो, तो सिराज फ़ौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती हैं? इसके लिए तो आपकी बहू ही काफ़ी है, आप क्यों परेशान होती हैं? अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूं, इस घर में अपना हक समझती हूं। ये मेरे बेटे और बहू का घर है, ये घर पराया नहीं है। सफाई सुथराई या घर के काम काज पर मैं नज़र नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आखिर मैं घर की बड़ी हूँ, बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। मैं शिकायत करती भी तो किस बात की? इन दोनों ने बड़ी इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। जब कभी दोनों में नाराज़गी या खटपट होती तो मौका देखकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, आजकल सब लड़कियां करती हैं। और फिर मैं हूँ ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी, खाली ही तो बैठी रहती हूँ, यहाँ मुझे कोई काम ही नहीं, फिर दो दो आया लगी हुई हैं। नहीं अम्मी, ये मसाला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं। दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और भी कई बातें हैं। और फिर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा अब प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बहुत बड़ा कुंबा है हमारा। सिराज के दलाइल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू भी बोल पड़ती, अम्मी आप फिक्र न कीजिए, इनकी अक्ल में मेरी बात आएगी ही नहीं। दिन यूं तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की नैया डोलती रहती। बरकत भी बेटे के यहाँ बज़ाहिर खुश और मुतमईन नज़र आए, लेकिन उनकी बेचैनी मेरी नज़रों से पोशीदा न थी। मैं बरकत के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक अनजाना सा खौफ मुझे उनके दिल के तारों को छेड़ने से रोके रहता। उसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं कि हमारा बेटा और बहू बहुत लायक, बाअदब और हज़ारों में एक थे। हमें तो उन पर फ़ख्र होना चाहिए था, उनके गुण बयान करने चाहिए थे, जैसे इरफाना अपनी सहेलियों से हमारे गुण गाती थी। लेकिन हमें इतना मौका भी कहाँ मिलता, या फिर शायद हम खुद को ही नहीं समझ सके कि हम चाहते क्या हैं। अपना हाथ इख्तियार, अपनी बादशाहत, हम उम्र साथी, ऐशो आराम, या फिर अपनापन। हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छिड़ती तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं न कहीं
मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे और फिर एक रोज़ वो खुद ही बोल पड़े, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की ज़रीना। ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं और मेहमान तो दिन 2 दिन का होता है, बरसों का नहीं। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ। क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा? चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा। शाम की महफिलें होंगी और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे। हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनाइयत और ख़ुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फ़ैसला ले लिया। इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान यानी मिला जुला हुआ ख़ानदान में न सिर्फ़ कमज़ोर मुआशी तबक़े के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगी। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाली खानगी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है।